अभिमन्यु युग पर चिढ़ते हुए कहता है, यार युग तू भी ना कमाल करता है। अब जब हमें पता चल गया है तो ये क्यों पूछ रहा है कि यक्षिणी यहाँ पर क्यों कैद है? हमें तो बल्कि ये बात जानकर खुश होना चाहिए कि यक्षिणी आजाद नहीं हुई है बल्कि यहीं पर है। अब वो कल पूर्णिमा की रात किसी मर्द का शिकार नहीं कर पाएगी। हाँ अभिमन्यु, मैं समझ रहा हूँ तेरी बात, पर एक बात अंदर ही अंदर मुझे खाई जा रही है, और वो ये है कि यक्षिणी कमरे के अंदर ही कैसे कैद रह सकती है, जबकि हम तो वो दरवाजा खोल चुके हैं ना, और उसके अंदर से भी आ चुके हैं। याद है तूने कहा था कि जहाँ पर अदृश्य शक्तियों को बांध कर रखा जाता है, यदि हम वहाँ के किसी सामान को छू लेते हैं या फिर सामान के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं तो वहाँ की अदृश्य शक्तियाँ बंधन से मुक्त हो जाती हैं। और उस रात मेरे हाथ में भी तो अपने आप पेन आ गया था। इस हिसाब से तो यक्षिणी को कमरे में से आजाद हो जाना चाहिए था। अभिमन्यु युग पर शक करते हुए कहता है, यार तेरी बातों से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तू यक्षिणी को सच में कमरे से आजाद कराना चाहता था और वो पेन जानबूझकर तूने कमरे से बाहर निकाला था। युग हिचकिचाते हुए कहता है, ये तू क्या बोल रहा है यार, सच में मुझे नहीं पता वो पेन कैसे मेरे हाथ में आ गया था। भला मैं यक्षिणी को आजाद करके क्या करूँगा? वो कौन सी मेरी रिश्तेदार लगती है? यार अगर यक्षिणी तेरी रिश्तेदार नहीं लगती तो दुखी क्यों हो रहा है? खुशी मनाना कि वो कमरे के अंदर ही कैद है, बाहर नहीं निकली। और अभी मैंने तेरे सामने डाउजिंग की मदद से उसका पता लगाया ना, और डाउजिंग विधि कभी गलत नहीं हो सकती, समझा? अभिमन्यु उबासी लेते हुए कहता है, देख मुझे ना अब बहुत नींद आ रही है, अब सोने जाने दे। पिछले 2 दिन से रोज रात को 4 बजे तक जगा रहा है मुझे। आज चैन की नींद सोऊंगा बिना किसी डर के। इतना कहकर अभिमन्यु नीचे हॉल में जाने लग जाता है, पर युग की नजरें अभी भी रूम नंबर 666 पर गड़ी हुई थी। उसकी समझ ही नहीं आ रहा था कि यदि उसने दरवाजा खोला था तो यक्षिणी बाहर क्यों नहीं निकली थी। एक तरफ युग और अभिमन्यु ने यक्षिणी का पता लगा लिया था, तो वहीं दूसरी तरफ अमोदिता किश्नोई नदी पर पहुंच गई थी। अमोदिता रोंकामुचा घाट पर खड़ी हुई थी। किश्नोई नदी धीमी रफ्तार के साथ बही जा रही थी। अमोदिता के सिवा रोंकामुचा घाट पर और कोई नहीं था। वो अकेले ही वहाँ पर खड़ी हुई थी। अमोदिता अपने अगल बगल देखती है। जब उसे कोई नहीं दिखता तो वो अपने हाथ की मुट्ठी खोलती है जिसके अंदर उसने वो काली पुड़िया पकड़ी हुई थी। अमोदिता वो पुड़िया खोलने लग जाती है। पुड़िया के अंदर की हल्दी की गांठ पूरी तरह पीली से लाल हो चुकी थी। उसी हल्दी की गांठ से कायर का बाल लिपटा हुआ था। वो बाल पूरी तरह हल्दी की गांठ से चिपका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बाल हल्दी की गांठ के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। रजनी ने अमोदिता को जो मंत्र बताया था उसका जाप करते हुए अमोदिता वो बाल हल्दी की गांठ में से निकालने लग जाती है। अमोदिता को हल्दी की गांठ से बाल निकालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी, क्योंकि वो बाल पूरी तरह हल्दी में समाहित हो चुका था। अमोदिता हल्दी की गांठ से बाल निकाल ही रही थी कि तभी उसकी नजर नदी पर पड़ती है, और वो देखती है कि नदी के पानी के ऊपर अचानक कई सारे जुगनू मंडराने लग गए थे। अमोदिता खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, ये इतने सारे जुगनू कहाँ से आ गए नदी के पास? आज से पहले तो इतने जुगनू कभी नहीं देखे। अमोदिता ने इतना कहा ही था कि तभी उसकी नजर उसके हाथ में पहनी वॉच पर पड़ती है, और वो देखती है कि 4 बजने में 5 मिनट ही कम थे। अमोदिता खुद से कहती है, छोड़ो, मुझे क्या करना है इन जुगनुओं से? आए हो कहीं से भी, मैं तो वो करती हूँ जो मैं यहाँ पर करने आई हूँ। 4 बजने वाले हैं। यदि 4 बजे से पहले मैंने ये टोटका नहीं तोड़ा तो गड़बड़ हो जाएगी, और यदि इस बार कोई गड़बड़ हुई तो माँ मुझे छोड़ेगी नहीं। इतना कहकर अमोदिता वापस से हल्दी की गांठ में से बाल निकालने लग जाती है, और कुछ ही देर में वो हल्दी की गांठ से पूरी तरह बाल अलग करने में कामयाब भी हो जाती है। अमोदिता ने काला कपड़ा, हल्दी की गांठ और कायर का बाल तीनों अलग अलग कर लिया था। अमोदिता फिर अपनी नजर अपने आसपास घुमाती है। जब वो पूरी तरह संतुष्ट हो जाती है कि कोई उसे देख नहीं रहा, वो धीरे धीरे नदी के किनारे पर बैठने लग जाती है। अमोदिता कपड़ा, हल्दी की गांठ और कायर का बाल एक हाथ में पकड़कर अपना हाथ नदी के ऊपर रखते हुए कहती है, ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम वज्र कवचाय हुम पीताम्बरे तंत्र बधम नाशय नाशय। अमोदिता बार बार इसी मंत्र का जाप किए जा रही थी। जैसे जैसे वो मंत्र का जाप कर रही थी, वो जुगनू उसके हाथ के पास आकर मंडराने लग गए थे। ये सब देखकर अमोदिता काफी हैरान हो गई थी, पर मंत्र का जाप शुरू करने के कारण कुछ कर नहीं पा रही थी। अमोदिता 7 बार मंत्र का जाप करती है और वो तीनों चीजें नदी के अंदर प्रवाहित कर देती है। वो जैसे ही उन चीजों को नदी के अंदर डालती है, वो जुगनू अचानक से गायब हो जाते हैं। अमोदिता हैरानी के साथ कहती है, अरे वो जुगनू कहाँ पर चले गए? अभी तो यहीं पर थे। बड़े अजीब जुगनू है,
जब मन करता है तब दिखते हैं, जब मन करता है गायब हो जाते हैं। इतना कहकर अमोदिता पीछे मुड़ती है। जब वो पीछे मुड़ती है तो और ज्यादा दंग हो जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके पीछे काला कुत्ता खड़ा हुआ था। ये वही कुत्ता था जो उसे उसके घर के पास वाले चौराहे पर मिला था। वो कुत्ता अमोदिता को घूरे जा रहा था। अरे, ये कुत्ता यहाँ पर भी आ गया। ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। अभी मजा चखाती उस कुत्ते की औलाद को। इतना कहकर अमोदिता नदी के पास ही पड़ा पत्थर उठाती है और उस कुत्ते की तरफ फेंककर मार देती है। इस बार उसका निशाना एकदम सही बैठता है और सीधा जाकर उस कुत्ते को लग जाता है। पत्थर पड़ने पर पहले वो कुत्ता चीखता है और फिर वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। अमोदिता खुश होते हुए कहती है, ये हुई ना बात, आज तो मेरे दोनों निशाने एकदम सही जगह पर लगे हैं। उम्मीद है कल तक कायर पर से टोटके का असर भी खत्म हो जाएगा। इतना कहकर अमोदिता अपने कदम वापस अपने घर की ओर बढ़ाने लग जाती है। सुबह हो गई थी और सुबह के 8 बज रहे थे। युग और अभिमन्यु अभी तक गहरी नींद में सो रहे थे। तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लग जाता है। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर युग और अभिमन्यु दोनों की नींद खुल जाती है। युग उबासी लेते हुए कहता है, यार ये सुबह सुबह कौन आ गया? पता नहीं यार कौन आया होगा, तो रुक मैं देख कर आता हूँ। हाँ, देख कर आ। इतना कहकर अभिमन्यु अपनी जगह पर से उठता है और दरवाजे के पास जाने लग जाता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो देखता है कि दरवाजे पर कछुआ खड़ा हुआ था। कछुआ बहुत ही शांत खड़ा हुआ था। आज तक अभिमन्यु ने उसे इतना शांत इससे पहले कभी नहीं देखा था। अभिमन्यु खुश होते हुए कहता है, अरे कछुआ तू आ गया, और बता तेरी दादी की तबीयत कैसी है? वो युग बता रहा था कि अचानक से खराब हो गई। यार मैं न मिलने के आने की सोच ही रहा था, पर अभिमन्यु ने इतना ही कहा था कि तभी वो चुप हो जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। कछुए के पीछे से बिंदु निकलती है जो कि बड़ी बड़ी आंखें करके अभिमन्यु को घूरती जा रही थी। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, बिंदु तुम और यहाँ पर? बिंदु कछुए के आगे आते हुए कहती है, हाँ मैं और यहाँ। पर तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो अभिमन्यु मुझे यहाँ देखकर? और ये बताओ कायर कहाँ है? कल से जब से कॉल कर रही हूँ एक बार बात नहीं कराई तुम लोगों ने मेरी उससे। वो ठीक तो है ना? तुम लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? अभिमन्यु हकलाते हुए कहता है, वो बिंदु कायर ना। ये कायर क्या लगा कर रखा है? मैंने पूछा कायर कहाँ पर है, मुझे ये बताओ। वो अंदर ही है बिंदु। अभिमन्यु ने इतना कहा ही था कि बिंदु अभिमन्यु को साइड हटाते हुए ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुस जाती है। अभिमन्यु कछुए के कान में कहता है, अबे कछुए, तू इस बिंदु को यहाँ पर लेकर क्यों आ गया? तुझे पता है ना कायर की हालत कैसी है? यदि उसने कायर के मुंह से अमोदिता का नाम सुन लिया तो कायर की लव स्टोरी का यहीं पर दी एंड हो जाएगा। कछुआ धीरे से कहता है, यार मैं तो ये बिंदु की दुकान पर चाय पीने गया था। इसने पूछा कि कायर कहाँ पर है, तो मैंने कहा वो तो वहीं पर होगा ग्रेवयार्ड कोठी में, उससे फोन पर बात कर लो। तो उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस ये पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो मैंने बता दिया कि ग्रेवयार्ड कोठी। तो वो भी मेरे पीछे साथ आ गई। मैंने मना करने की बहुत कोशिश की, पर तू तो जानता ही है बिंदु सुनती कहाँ है किसी की। अभिमन्यु चिढ़ते हुए कहता है, तेरी चाय के कारण अब पता नहीं यहाँ क्या क्या हंगामा होगा। जब बिंदु कोठी के अंदर घुसती है तो उसे वहीं पर युग दिखता है। वो युग से पूछती है, युग कायर कहाँ पर है? पहले तो युग भी बिंदु को वहाँ पर अचानक से देखकर घबरा जाता है, पर बड़ी ही हिम्मत करके कहता है, वो तो मेरे कमरे में है। इससे आगे युग कुछ कहता उससे पहले ही बिंदु अपना अगला सवाल युग पर दाग देती है, और तुम्हारा कमरा कहाँ पर है? युग कहता कुछ नहीं, बस अपने हाथ से सीढ़ियों की ओर इशारा कर देता है। बिंदु युग के कमरे की ओर जाने लग जाती है। युग, कछुआ और अभिमन्यु भी उसके पीछे पीछे जाने लग जाते हैं। जैसे जैसे बिंदु युग के कमरे की ओर अपने कदम बढ़ा रही थी, युग, अभिमन्यु और कछुए तीनों के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यदि कायर ठीक नहीं हुआ होगा तो वो बिंदु को क्या जवाब देंगे, क्या बताएंगे कि कायर क्यों अमोदिता का नाम बड़बड़ाया जा रहा है। जब बिंदु युग के कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि कायर अभी भी बेड पर सोया हुआ था। बिंदु हैरानी के साथ कहती है, ये कायर अभी तक सो क्यों रहा है? इसकी तबीयत तो ठीक है ना? युग, अभिमन्यु और कछुआ बिंदु के सवाल का कुछ जवाब नहीं देते, बल्कि एक दूसरे के चेहरे देखने लग जाते हैं। बिंदु कायर के पास जाकर बेड पर बैठ जाती है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी मछली पर पड़ती है और वो कहती है, ये तुमने भुंजी मछली को नीचे क्यों फेंक कर रखा है? तुम्हें खाने का अपमान करते हुए शर्म नहीं आती क्या? युग बहाना बनाते हुए कहता है, वो बिंदु, ये मछली ना खराब हो गई थी, तो कल रात ना मैं इसे डस्टबिन में डालने जाने वाला था।
पर तभी लाइट चली गई तो यहीं पर गिर गई थी। बिंदु मछली को छूते हुए कहती है, पर ये मछली तो मुझे ताजी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे आज ही पकड़ी गई हो, ये खराब कैसे हो सकती है। बिंदु की बात सुनकर युग और अभिमन्यु भौचक के रह जाते हैं। वो मन ही मन सोचने लग जाते हैं, ये कैसे हो सकता है, कल रात तो मछली सड़ने की बदबू आ रही थी, ये ताजी कैसे हो सकती है। युग और अभिमन्यु इस बात का पता लगा पाते उससे पहले ही कायर नींद में से उठने लग जाता है। कछुआ अपने हाथ से कायर की ओर इशारा करते हुए कहता है, वो देखो, लगता है कायर उठ रहा है। बिंदु कायर के माथे पर हाथ फेरने लग जाती है। तभी धीरे से कायर अपनी आंखें खोल देता है और कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने लग जाता है। अभिमन्यु और युग मन ही मन ये दुआ कर रहे थे कि कायर अमोदिता का नाम न ले, वरना भांडा फूट जाएगा। कायर बिंदु की तरफ देखते हुए कहता है, अगर ये ख्वाब है तो मुझे ख्वाबों में ही रहने दो, अगर ये ख्वाब है तो मुझे ख्वाबों में ही रहने दो, मुझ गरीब को तुम्हारी बाहों में ही रहने दो। मैं जिंदगी नहीं बिता सकता तुम्हारे बिना, मैं जिंदगी नहीं बिता सकता तुम्हारे बिना, तुम मुझे हमारी हसीन यादों में ही रहने दो। कछुआ कायर के मजे लेते हुए कहता है, बेटा ये तुम्हारा कोई मुशायरा नहीं चल रहा है, जरा आंखें अच्छे से खोलो, बिंदु देवी साक्षात यहाँ पर पधारी हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए, समझे। जैसे ही कछुआ ये बात बोलता है, कायर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। वो 2 से 3 बार अपनी आंखें मलता है। जब बिंदु उसे वहीं पर बैठी मिलती है तो वो फुर्ती के साथ उठकर बैठ जाता है और खुश होते हुए कहता है, बिंदु तुम यहाँ पर, और क्या ये कछुआ सच कह रहा है, तुम यहाँ पर मुझसे मिलने आई हो। बिंदु नाटक करते हुए बहाना बनाते हुए कहती है, तुम क्या पागल हो गए हो कायर, ये कछुआ तो कुछ भी बकबक करते रहता है, भला मैं तुमसे मिलने क्यों आऊंगी, मैं तो यहाँ पर युग से मिलने आई थी, इसे ये नाश्ता देने के लिए। इतना कहकर बिंदु कछुए की तरफ इशारा करती है। कछुआ अपने हाथ में पॉलीथीन पकड़ा हुआ था जिसमें बिंदु ने नाश्ता पैक किया था। कायर उदास होते हुए कहता है, अच्छा मुझे तो लगा। बिंदु बीच में ही कायर को टोकते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगा, तुम्हें तो बहुत कुछ लगता है, और ये बताओ कल युग और अभिमन्यु ने तुम्हें बताया होगा ना कि मेरा कॉल आया है, तो तुमने रिटर्न क्यों नहीं किया, तुम्हें पता भी है कितना सारा सामान लाना था हमें मार्केट से। कायर अपना सिर खुजाते हुए कहता है, कल तुमने मुझे कॉल किया था, पर कब, और ये युग और अभिमन्यु ने मुझे बताया क्यों नहीं। युग कायर को टोकते हुए कहता है, अबे कितना झूठ बोलता है, बताया तो था, भूल गया कल तुझे लूज मोशन हो गए थे, बार बार तू वॉशरूम के अंदर बाहर हो रहा था, तब बताया था। कायर हैरानी के साथ कहता है, लूज मोशन हुआ था और मुझे। अभिमन्यु युग का साथ देते हुए कहता है, हाँ तुझे लूज मोशन हुआ था ना, तुझे गोली भी खिलाई थी, चल अब हाँ बोल। कायर अभिमन्यु और युग की बातों में फंस जाता है और उसके मुंह से हाँ निकल जाता है। बिंदु उन लोगों को बीच में ही टोकते हुए कहती है, जो भी हुआ हो मुझे क्या करना, मुझे युग से मिलना था तो मिल लिया, अब मैं जा रही हूँ, और हाँ कायर तुम जल्दी दुकान पर आ जाना। कायर खुश होते हुए कहता है, क्यों बिंदु तुम्हें कुछ काम है क्या मुझसे। बिंदु मुंह बनाते हुए कहती है, मुझे तुमसे क्या काम होगा भला, तुम्हारे बच्चों को तुमसे काम है। क्या कहा, मेरे बच्चे? हाँ तुम्हारे वही छोटे छोटे बच्चे जिनके लिए तुम प्रेम पत्र लिखते हो, कल से तुम्हारी राह देख रहे हैं, लाइन में लगे हैं कि कब तुम आओगे और उनकी प्रेमिका के लिए प्रेम पत्र लिखोगे। अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। बिंदु वहाँ से जाने लग जाती है। तभी कायर उसे रोकते हुए कहता है, अरे 2 मिनट। बिंदु पीछे पलटते हुए कहती है, क्या है? सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। बिंदु को रुकता हुआ देखकर कायर खुश हो जाता है। वो मन ही मन सोचने लग जाता है, ये बिंदु को क्या हो गया है, ये तो मेरी बात मानने लग गई। पहले कभी रुकने को बोला करता था तो नहीं रुकती थी, और आज देखो झट से रुक गई, जैसे मेरे ही रोकने का इंतजार कर रही थी। बिंदु कायर पर चिढ़ते हुए कहती है, अब चुप क्यों हो कायर, बोलो क्यों रोका है मुझे। कायर शर्माते हुए कहता है, वो बिंदु अब तुम यहाँ तक आ ही गई हो तो थोड़ी देर और रुक जाओ ना, मैं बस अभी 2 मिनट में फ्रेश होकर आता हूँ, फिर हम दोनों साथ में ही चलेंगे। तुम जब तक पैदल पैदल पहुँचोगी उससे बेहतर है तुम मेरे साथ ही चलना। बिंदु सोचने लग जाती है कि वो क्या करे, कायर के फ्रेश होने का इंतजार करे या नहीं, क्योंकि घर पर उसकी माँ ने उसे जल्दी आने को बोला था।
बिंदु को कुछ सोचता हुआ देखकर कायर फटाक से बिस्तर पर से उठते हुए कहता है, अगर तुम्हें देर हो रही है तो मैं फ्रेश होने भी नहीं जाता हूँ, ऐसे ही तुम्हारे साथ चल देता हूँ, चलो। कायर की बात सुनकर कछुआ, युग और अभिमन्यु हंसने लग जाते हैं। बिंदु भी मन ही मन हंसने लगी थी। बिंदु कायर को मना करते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं, तुम हो जाओ फ्रेश, मैं इंतजार कर लेती हूँ। वैसे भी मैं पहली बार आई हूँ इस ग्रेवयार्ड कोठी में। बिंदु कमरे के चारों तरफ अपनी नजर फिराते हुए कहती है, जितनी तारीफ सुनी थी उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत कोठी है ये। युग, क्या तुम मुझे वो कमरा दिखा सकते हो जहाँ पर यक्षिणी कैद है? मुझे वो कमरा देखना था। युग बिंदु की बात का कुछ जवाब देता उससे पहले ही कछुआ बिचकते हुए कहता है, बिंदु, तूने क्या इस ग्रेवयार्ड कोठी को कोई म्यूजियम समझ कर रखा है जो तुझे यहाँ यक्षिणी का कमरा देखना है? वो यक्षिणी का कमरा है, कोई महारानी का नहीं। जानती है ना यक्षिणी कौन थी, क्या भोकाल मचाया हुआ था उसने? बिंदु प्रतिशोध की आग में कहती है, हाँ जानती हूँ, उसे कैसे भूल सकती हूँ मैं। उसी ने तो मेरे सिर पर से पिता का साया छीना था, मेरे पापा की जान ली थी उसने। युग धीरे से कहता है, मेरे भी। अभिमन्यु उन दोनों के बीच में बोल पड़ता है, पर बिंदु, तू यक्षिणी का कमरा देखकर क्या करेगी? वो कमरा तो बंद है। अरे तो मैं बाहर से ही देख लूंगी, जरा मैं भी तो देखूं उस यक्षिणी को किस और कैसी शक्तियों से बंद किया था उन तीनों धर्म गुरुओं ने। अभिमन्यु अपने हाथ से बाईं तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये जो कमरा है ना, इसके बगल में ही रूम नंबर 666 है, वहीं पर यक्षिणी कैद है। जा कछुआ, बिंदु को बगल वाला कमरा दिखा कर आ। कछुआ झट से मना करते हुए कहता है, ना बाबा ना, मैं तो नहीं जा रहा, तुम ही लेकर जाओ। मैं तो उस कमरे के पास भी ना भटकूं, वो तो युग के कारण आना पड़ता है। पता नहीं इसने यक्षिणी के कमरे का बगल वाला कमरा ही रहने के लिए क्यों चुना। इतनी बड़ी कोठी में तुझे और कोई सा कमरा पसंद नहीं आया था क्या युग? युग कछुए के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, यार वो बात यह है कि बचपन में मैं इसी कमरे में रहा करता था, बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं इससे। और बात को मत घुमा, चुपचाप बिंदु को बगल वाला कमरा दिखा कर आ। ना बाबा ना, मैंने मना किया ना। बिंदु कछुए को आंखें दिखाते हुए कहती है, अगर तुझे नहीं चलना तो मत चल, मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है, मैं अपने काम अकेले ही कर सकती हूँ। वैसे भी बगल में ही तो जाना है, तुम लोग नाश्ता करो, मैं यक्षिणी का रूम देख कर आती हूँ। इतना कहकर बिंदु वहाँ से चली जाती है। इस तरफ अमोदिता और रजनी किचन के अंदर थी। अमोदिता रोटियां बेल रही थी और उन्हें सेक रही थी। वहीं पर रजनी भी खड़ी हुई थी, जो धड़ाधड़ प्याज काटे जा रही थी। इतनी स्पीड से वो प्याज काट रही थी कि यदि उससे जरा सी भी चूक हुई तो सीधे उसकी उंगलियां कट जाएगी। अमोदिता रोटी बेलते हुए कहती है, माँ, अब तो कायर पर से वशीकरण टोटके का असर खत्म हो गया होगा ना? रजनी अमोदिता पर चिढ़ते हुए कहती है, नालायक लड़की, तुझे कितनी बार बोला है, एक बार हम भगवान पर शंका कर सकते हैं पर काले जादू पर नहीं। काले जादू के काले टोटके कभी खाली नहीं जाते हैं, समझी? बस उन्हें सही से करना आना चाहिए। रजनी अमोदिता को घूरते हुए कहती है, ये बता, जैसा जैसा मैंने तुझे बोला था सब वैसा ही किया था ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं की थी? अमोदिता फटाक से कहती है, नहीं माँ, कुछ गड़बड़ नहीं की थी, जैसा आपने कहा था सब वैसा ही किया था, तुम्हारी कसम। मेरी कसम वसम मत खा नालायक, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना, तेरी युग के साथ शादी करवा कर ही मरूंगी, समझी? रजनी की बात सुनकर अमोदिता शर्मा जाती है। तभी उसके मन में उस कुत्ते का ख्याल आता है और वो रात का हादसा याद करते हुए कहती है, माँ, आपको पता है रात में ना चौराहे पर मुझे एक काला कुत्ता दिखा था और वही कुत्ता नदी के किनारे पर भी दिखा था जब मैं टोटका तोड़ रही थी। वो कुत्ता मुझे घूरे जा रहा था। बताओ क्या दिन आ गए हैं तेरे। युग को तुझे घूरना चाहिए तो कुत्ते तुझे घूर रहे हैं, और ये भी कोई बताने वाली बात है? मैं क्या करूंगी उस कुत्ते के बारे में जानकर? मुझे क्यों बता रही है? अमोदिता छोटा सा मुंह बनाते हुए कहती है, माँ, मैं तो बस तुम्हें बता रही थी। रजनी रोटी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये फालतू की बातें मत बताया कर मुझे, समझी? और जरा रोटी को देख, जल रही है वो। अमोदिता चिमटे से रोटी को पलटते हुए कहती है, हाँ माँ, देख रही हूँ मैं। कुछ देर बाद अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, वो माँ, बाल वाला टोटका तो फेल हो गया। अब आज रात कौन सा टोटका करना है हमें युग जी को वश में करने के लिए? आज रात हम कोई टोटका नहीं कर सकते। अमोदिता अपनी भवें ऊपर करते हुए कहती है, क्यों माँ? क्योंकि आज रात पूर्णिमा है। अमोदिता फटाक से कहती है, पूर्णिमा हुआ तो क्या हुआ माँ, ये तो और भी अच्छी बात है ना। मैंने सुना है पूर्णिमा और अमावस्या की रात सबसे ज्यादा टोटके किए जाते हैं और वो सबसे ज्यादा असरदार साबित होते हैं, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या की रात दैत्य शक्तियों की ताकत बढ़ जाती है और साथ में उनके उपासकों की भी शक्तियाँ बढ़ती हैं।
शक्तियाँ उन उपासकों की बढ़ती हैं जिनके पास पहले से शक्तियाँ होती हैं। तेरे पास कहाँ शक्तियाँ हैं नालायक लड़की? इतना आसान नहीं होता है काली शक्तियाँ पाना, समझी? वो तो अभी तक मुझे भी नहीं मिली। बस कुछ टोटकों में सफल हुई हूँ, इसलिए आज रात हम दोनों ही मिलकर साधना करेंगे। और साधना करने से क्या होगा माँ? अगर कोई सच्चे मन से साधना करता है तो हो सकता है कि उसको काली शक्तियाँ मिल जाएं, और शक्तियाँ ना भी मिले तो एक फायदा जरूर होता है, और वो ये कि उसके बाद जो वो टोटके करता है फिर कभी खाली नहीं जाते, उनका असर जरूर होता है, समझी? हाँ माँ, समझ गई। तो फिर आज रात 12 बजे तैयार रहना। हम 12 बजे से ही साधनाएं करना शुरू कर देंगे। हाँ माँ, मैं तैयार रहूंगी। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी में कायर फ्रेश होकर आ गया था और बिंदु जो समोसे लेकर आई थी वो खा रहा था। कछुआ, युग और अभिमन्यु भी समोसे ही खा रहे थे कि तभी उन्हें एक औरत के चीखने की आवाज सुनाई देती है। कछुआ घबराते हुए कहता है, यार तुमने आवाज सुनी? मुझे एक औरत के चीखने की आवाज सुनाई थी। युग झट से कहता है, हाँ यार सुनी, मुझे भी सुनाई दी। कायर हिचकिचाते हुए कहता है, ये तो बिंदु की आवाज थी, पर वो चीखी क्यों? अभिमन्यु बिस्तर पर से उठते हुए कहता है, पता नहीं, चल कर देखते हैं मामला क्या है। अभिमन्यु, युग, कायर और कछुआ जितनी फुर्ती के साथ अपनी जगह से उठकर कमरे से बाहर निकल सकते थे, निकलने लग जाते हैं। जब वो रूम नंबर 666 के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे के सामने ही फर्श पर बिंदु बैठी हुई थी, जो कि बहुत डरी हुई और घबराई हुई लग रही थी। बिंदु बार बार एक ही चीज बड़बड़ाई जा रही थी, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। कायर बिंदु के पास जाता है और उसे सहारा देते हुए पूछता है, क्या हुआ बिंदु, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, सब ठीक तो है? बिंदु कायर के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है, वो बस सिसकियां लेती जा रही थी। उसके हाथ पैर अभी भी डर के मारे बस कपकपाए जा रहे थे। कायर बिंदु पर दबाव बनाते हुए उससे फिर पूछता है, बिंदु मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब तो मुझे, क्या हुआ? तुम कुछ बताओगी भी या बस ऐसे डरती रहोगी? बिंदु कायर के सवाल का कुछ जवाब देती उससे पहले ही कछुए की नजर दरवाजे पर लगे ताले पर पड़ जाती है और वो देखता है कि दरवाजे पर लगा ताला टूटा हुआ था और उसके ऊपर जो ताबीज बंधे हुए थे वो भी जमीन पर पड़े हुए थे। कछुआ अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, ये क्या बिंदु, तूने ताला क्यों तोड़ दिया? जैसे ही कछुआ ये बात बोलता है, युग, अभिमन्यु और कायर की नजर सीधे दरवाजे पर पड़ती है और वो देखते हैं कि ताला टूटा हुआ था। युग मन ही मन सोचने लग जाता है, अरे ये क्या हो गया, ये ताला कैसे टूट गया? इसे तो मैंने और अभिमन्यु ने अच्छे से फेविस्टिक से चिपकाया था। ताला टूटा देखकर कायर की आंखें फटी की फटी रह गई थी। कछुआ अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, माना तेरे पापा का शिकार यक्षिणी ने किया था, पर इसका ये मतलब थोड़ी ना कि उससे बदला लेने के लिए तू ताला तोड़ देगी और पूरे गांव वालों की जान को खतरे में डाल देगी। बिंदु अपनी बेगुनाही की गवाही देते हुए कहती है, मैंने ताला नहीं तोड़ा कछुआ। कछुआ झट से कहता है, तो फिर किसने तोड़ा? यहाँ पर तू ही तो थी ना दरवाजे के पास। कायर बिंदु की ओर देखते हुए कहता है, ये तुमने अच्छा नहीं किया बिंदु, तुम्हें ताला नहीं तोड़ना चाहिए था। बिंदु कायर को समझाते हुए कहती है, मैंने ताला नहीं तोड़ा कायर, मेरी बात पर यकीन करो। मैं तो बस दरवाजा देख रही थी और दरवाजा देखते ही देखते मैंने गलती से अपना हाथ ताले पर रख दिया और ये टूट गया। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि मेरा हाथ रखते ही ये ताला कैसे टूट गया। कछुआ गुस्से से कहता है, क्या कहा गलती से बिंदु? मैं तुझे बचपन से जानता हूँ, तूने ये सब सोच समझ कर किया है। तू ना घर से ही सोच कर आई होगी कि ताला तोड़ना है, तभी तो यक्षिणी का कमरा देखने की जिद कर रही थी। बिंदु कछुए पर दहाड़ते हुए कहती है, तू क्या पागल है कछुआ? भला मैं क्यों ताला तोड़ूंगी? और ये बता, तुझे क्या मेरे हाथ हल्के लगते हैं जो हाथ रखते ही ताला टूट जाएगा? बिंदु अपने दोनों हाथ दिखाते हुए कहती है, ये देख ले मेरे दोनों हाथ खाली हैं। अब तू ही बता भला मैं ताला कैसे तोड़ूंगी? मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि तूने ही ताला तोड़ा है अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए। ये क्या बोल रहा है कछुआ तू? मैं वही बोल रहा हूँ जो सच है। कछुआ बार बार बिंदु पर इल्जाम लगाए जा रहा था और बिंदु अपने बेगुनाह होने की गवाही दे रही थी। कछुए और बिंदु के बीच का ये झगड़ा युग से देखा नहीं जाता और वो उन दोनों के बीच में बोल पड़ता है, ताला बिंदु ने नहीं तोड़ा है बल्कि मैंने तोड़ा है। युग जैसे ही ये बात बोलता है, अचानक से वहाँ पर खामोशी छा जाती है। कायर, कछुआ और बिंदु की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्हें अभी भी युग की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। कायर अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? ताला तूने तोड़ा है, पर कब? युग उन तीनों को सारी बातें बता देता है कि कैसे उसने और अभिमन्यु ने मिलकर ताला तोड़ा था और फिर वापस वैसे ही लगा दिया था। सारी बात सुनने के बाद कायर हैरानी के साथ कहता है, इसका मतलब जिस रात हमने यहाँ पर पहला कार्यक्रम किया था
उसी रात तुम दोनों ने ताला तोड़ दिया था और वैसे ही लगा दिया था? अभिमन्यु धीरे से कहता है, हाँ। कछुआ पूछता है, पर तुम दोनों ने ये बात हम दोनों से छुपाकर क्यों रखी, हमें क्यों नहीं बताई? युग कहता है, यार अगर हम तुम दोनों को ये बात बताते तो तुम दोनों डर जाते और हम नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, इसलिए नहीं बताया। कायर अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, तुम दोनों को पता भी है तुमने क्या किया है। अगर गलती से भी वो यक्षिणी अपनी कैद से आजाद हो गई तो सब खत्म हो जाएगा, वापस से मर्दों के शिकार होने शुरू हो जाएंगे। अभिमन्यु कायर को समझाते हुए कहता है, यार कायर, अभी युग ने बताया ना कि हम 2-3 दिन से मेरे डिवाइसों से यही चेक कर रहे थे कि यक्षिणी अपनी कैद से आजाद हुई है या नहीं, और तू फिक्र मत कर, वो यहीं पर है, इसी कमरे में। हमने मेरे पैरानॉर्मल डिवाइसों की मदद से कंफर्म कर लिया है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। कायर पलटकर कुछ कहता उससे पहले ही बिंदु का फोन बजने लग जाता है। जब बिंदु की नजर उसके मोबाइल के स्क्रीन पर पड़ती है तो वो देखती है कि उसकी माँ का फोन था। बिंदु अपनी माँ का फोन उठाते हुए कहती है, हाँ माँ बोलबो। हाँ माँ, मैंने नाश्ते की डिलीवरी कर दी है, बस रास्ते में ही हूँ, आ रही हूँ। हाँ, अहमद को भेज दो जब तक दूसरी डिलीवरी करने, मैं आ रही हूँ। इतना कहकर बिंदु फोन कट कर देती है। फोन कट करने के बाद बिंदु कहती है, माँ का फोन था, जल्दी बुलाया है, मुझे देर हो रही है, चले कायर, निकलते हैं। कायर बिस्तर पर से उठते हुए कहता है, हाँ चलो। कछुआ कहता है, मैं भी चलता हूँ, मुझे भी रास्ते में ड्रॉप कर देना। युग झट से पूछता है, तू कहाँ जा रहा है? कछुआ मुंह फुलाते हुए कहता है, ऐसी जगह जहाँ झूठे लोग ना हो और अपने दोस्तों से कुछ न छुपाएं। कछुए की बात सुनकर युग समझ गया था कि कछुआ और कायर दोनों ही उससे नाराज हो गए थे। कछुआ, कायर और बिंदु अभिमन्यु और युग को बाय कहे बिना ही वहाँ से चले जाते हैं। रात हो गई थी और ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर युग और अभिमन्यु हॉल में बैठे हुए थे। कछुआ और कायर अभी तक नहीं आए थे, सिर्फ युग और अभिमन्यु ही कोठी के अंदर थे। अभिमन्यु शराब की बोतल लेकर जमीन पर बैठा हुआ था और अकेले ही पैक बनाकर पिए जा रहा था। युग भी वहीं पर बैठा था और एक पेन और कॉपी लेकर उसमें ऑर्गेनिक खेती स्टार्ट करने से पहले क्या क्या तैयारी करनी है उसका प्लान बना रहा था। अभिमन्यु पैक बनाते हुए कहता है, यार मुझे नहीं लगता कछुआ और कायर आज रात यहाँ पर आएंगे। युग कॉपी में कुछ लिखते हुए कहता है, हाँ मुझे भी यही लगता है, अगर उन दोनों को आना ही होता तो अब तक आ चुके होते। यार आज ना मैं बहुत खुश हूँ। युग हैरानी के साथ कहता है, खुश है पर क्यों? कहीं इसलिए तो नहीं कि कायर और कछुआ आज रात यहाँ पर नहीं आएंगे और तुझे अकेले ही सारी शराब पीने को मिलेगी, किसी के साथ शेयर नहीं करनी पड़ेगी? नहीं यार, उनके लिए तो मुझे बुरा लग रहा है, गलती हमारी ही है, हमें उनसे वो बात नहीं छुपानी चाहिए थी। आखिर दोस्त थे वो हमारे, भगवान से भले ही छुपा लो पर दोस्तों से कुछ मत छुपाओ। यार मेरी एक बात समझ में नहीं आई, ये पीने के बाद हर बंदा इतनी सेंटी बातें क्यों करने लग जाता है? यार क्या बताए, शराब चीज ही ऐसी है। यार तू ना ये फालतू बातें करना छोड़ और टॉपिक पर आ, ये बता खुश किस बात पर है? यार आज ना मेरा बरसों का सपना पूरा हो गया। कैसा बरसों का सपना? यार मैंने तुझसे एक बात छुपाई थी। तुझसे क्या, मैंने अपनी माँ से भी ये बात छुपाई थी। युग धीरे से कहता है, कैसी बात? वो यार मैं ना यहाँ पर कोई छुट्टी मनाने नहीं आया हूँ, बल्कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी संस्था वालों ने मुझे निकाल दिया था। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? पैरानॉर्मल एक्टिविटी संस्था वालों ने तुझे निकाल दिया था, पर क्यों? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। युग फिर अभिमन्यु से पूछता है, बता ना तुझे पैरानॉर्मल एक्टिविटी संस्था वालों ने क्यों निकाल दिया था? अभिमन्यु पैग उठाकर उसे पीते हुए कहता है, अंधेरे के कारण। युग नोटबुक में लिखना छोड़ देता है और बिचकते हुए कहता है, क्या कहा? अंधेरे के कारण? हाँ यार वो मुझे ना निक्टोफोबिया है। युग कुछ सोचते हुए कहता है, निक्टोफोबिया मतलब तुझे अंधेरे से डर लगता है? हाँ यार अंधेरा ही तो है जिसने मेरी जिंदगी के सपने को अंधेरे में डुबा दिया। सपने को अंधेरे में डुबा दिया मतलब? तू साफ साफ बताएगा क्या कहना चाहता है? और क्यों तुझे पैरानॉर्मल एक्टिविटी संस्था वालों ने निकाल दिया? हाँ बताता हूँ। आज से 3 महीने पहले जब मेरी ट्रेनिंग चल रही थी तो हमारी टीम एक मिशन में गई थी जिसमें बड़े बड़े पैरानॉर्मल एक्सपर्ट प्रोफेसर थे। हम लोगों को एक सुरंग के अंदर जाना था।
सुनने में आया था कि उस सुरंग के अंदर कई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती थी, कई अतृप्त आत्माएं भटक रही हैं। हम उसी का पता लगाने गए थे। जब हम सुरंग के अंदर गए तो हमने देखा जैसे जैसे हम सुरंग के अंदर जाते जा रहे थे, अंधेरा बढ़ता जा रहा था। युग गौर से अभिमन्यु की सारी बातें सुन रहा था। अभिमन्यु को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसने शराब पीकर रखी हुई हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने पूरे होशो हवास में था। अभिमन्यु आगे की बात बताते हुए कहता है, सुरंग के अंदर और आगे बढ़ने पर वो सुरंग 2 भागों में डिवाइड हो गई। उसी के साथ हमारी टीम भी डिवाइड हो गई। मेरी टीम में पलक और दीप्ति थे। हम तीनों सुरंग के एक भाग में चले गए और बाकी की टीम दूसरे भाग में। जैसा कि मैंने तुझे बताया था, ये जो अदृश्य शक्तियां होती हैं, इन्हें हम मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में नहीं देख सकते। इसलिए हम लोग पहले ही अपने साथ मशाल लेकर आए थे। हम लोग सुरंग के अंदर आगे बढ़ ही रहे थे कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी होनी शुरू हो गई। उस सुरंग के अंदर जो पत्थर रखे हुए थे वो अपने आप हवा में उड़ने लग गए थे। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या बात कर रहा है यार, पत्थर अपने आप हवा में उड़ने लग गए? हाँ, यकीन करना मुश्किल है पर यही सच है। अक्सर जिंदगी में हमारे साथ कुछ ऐसे हादसे होते हैं जिनके बारे में यदि हम दूसरों को बताते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता जब तक वो हादसे खुद उनके साथ घटित न हो जाए। जैसे ही पत्थर हवा में उड़ने लगे, हमारी मशालें अपने आप बुझ गईं और सुरंग के अंदर गहरा अंधेरा छा गया। मैं कुछ समझ पाता कि क्या हो रहा है उससे पहले ही अगले ही पल मुझे पलक और दीप्ति के चीखने की आवाज सुनाई देने लगी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ऊपर से अंधेरा मेरा डर बढ़ाते जा रहा था। मैं सुरंग से जितनी जल्दी भागकर बाहर जा सकता था भाग गया। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? भाग गया? हाँ, और क्या करता मैं? कहा तो अंधेरे से मुझे डर लगता है। फिर उन दोनों लड़कियों का क्या हुआ? उन दोनों लड़कियों को तो दूसरी टीम ने बचा लिया था। वो दोनों वहीं पर बेहोश हो गई थी। दीप्ति तो ठीक थी पर पलक की हालत गंभीर थी। वो कोमा में चली गई थी। क्या बात कर रहा है यार, कोमा में? हाँ, इतना आसान थोड़ी न है पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट बनना। जान की बाजी लगानी पड़ती है। कब क्या हो जाए हमें खुद नहीं पता। हम एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता। अपनी टीम को अकेला ही छोड़कर भाग आने के लिए पैरानॉर्मल संस्था वालों ने मुझे निकाल दिया, क्योंकि हमारी पहली शपथ ही यही होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी जान क्यों न चली जाए, तुम अपने साथी का साथ नहीं छोड़ सकते। और मैंने ये शपथ तोड़ दी थी। अच्छा, तो ये बात है। पर यार, जिस रात तू मुझे मिला था तो उस रात तो तू कालाझाड़ी जंगल में अकेले ही था और अंधेरा भी बहुत था। तो क्या तुझे तब डर नहीं लगा? उस डर पर ही तो काबू करना सीख रहा हूँ मैं, और काफी हद तक सीख भी गया हूँ। वो क्या है ना, जब इंसान का ईगो हर्ट हो जाता है ना, तो उसके अंदर का डर भी खत्म हो जाता है। मेरा सपना था एक बढ़िया पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट बनना, पर इस फोबिया ने मुझसे वो सपना छीन लिया। इसलिए अब मैं भी उसे अपने अंदर से रोज खत्म करते जा रहा हूँ। युग अभिमन्यु के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, वैसे सच कहूँ तो तुझे पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट बनने के लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तू वैसे ही बहुत अच्छा पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट है। इस तरफ अमोदिता और रजनी तहखाने के अंदर बैठी हुई थी। फर्श पर एक कुमकुम से एक सर्कल बना हुआ था। उसके अंदर एक स्टार बना हुआ था। हमेशा की तरह स्टार के हर एक कोने पर आटे के 3 दीपक जल रहे थे। अमोदिता रजनी के सामने ही पालकी मारकर बैठी हुई थी। रजनी तंत्र मंत्र यंत्र की किताब पढ़ रही थी, तो अमोदिता अपनी नजरें घुमाकर तहखाने के अंदर रखे सामान को देख रही थी। अमोदिता अपनी नजरें आजू बाजू घुमाते हुए कहती है, माँ 12 बज गए हैं, बताइए ना कौन सी साधना करनी है और उससे क्या फायदा होगा मेरा। रजनी कुछ जवाब नहीं देती, वो बस बड़े गौर से किताब पढ़े जा रही थी। अमोदिता मुंह बनाते हुए कहती है, माँ बताइए ना कौन सी साधना करनी है आज रात, आप चुप क्यों हैं? रजनी फिर कुछ नहीं कहती है। अमोदिता फिर पूछती है, अरे माँ बताओ ना। रजनी भिन्नाते हुए अमोदिता से कहती है, नालायक लड़की, तेरे अंदर सब्र नाम की चीज है भी या नहीं? जब देखो बकर बकर करती रहती है। पता नहीं जब तू मेरे पेट में थी तो मैंने क्या खा लिया था जो मुझे तुझ जैसी लड़की हुई है। रजनी की बात सुनकर अमोदिता का छोटा सा मुंह हो जाता है। रजनी किताब को साइड में रखते हुए कहती है, उस दिन मैंने तुझे बस तंत्र मंत्र और यंत्र की परिभाषा बताई थी, तो ये नहीं बताया था कि वो कितने प्रकार के होते हैं। साधना शुरू करने से पहले तेरा वो जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक तू इसे अच्छे से नहीं समझेगी तुझे साधना का फल नहीं मिलेगा। देख, तंत्र साधनाएं 2 प्रकार की होती हैं, पहली वाम मार्गी और दूसरी दक्षिण मार्गी। इन दोनों में सबसे कठिन वाम मार्गी साधना होती है। क्यों माँ? क्योंकि वाम मार्गी साधनाओं में यदि जरा सी चूक हो जाती है तो उससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। कभी कभी तो उसकी सजा मौत भी होती है, पर इसका एक फायदा भी है, वो ये कि इसका असर तुरंत होता है। दक्षिण मार्गी साधना का असर देर में होता है।
वाम मार्गी तंत्र साधना में 6 प्रकार के कर्म बताए गए हैं जिन्हें षट कर्म कहते हैं, जिसमें शांति कर्म, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, मारण ये 6 तांत्रिक कर्म बताए गए हैं। इसके अलावा 9 प्रयोगों का वर्णन मिलता है। कौन कौन से 9 प्रयोग माँ? मारण, मोहन, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, यक्षिणी साधना तथा रसायन क्रिया तंत्र। जैसे ही अमोदिता फिर से यक्षिणी का नाम सुनती है, बौखलाहट के साथ पूछती है, माँ फिर से यक्षिणी? आखिर ये यक्षिणी साधना होती क्या है, बताइए ना। रजनी गुस्से से कहती है, मैंने उस दिन तुझसे कहा था ना, अभी बस शुरुआत है। जब तू उसके लायक हो जाएगी तब बताऊंगी यक्षिणी साधना क्या होती है। ये बता, अभी जो मैंने तुझे समझाया वो समझ आया? अमोदिता मुंह बनाते हुए कहती है, क्या खाक समझ आएगा माँ, मेरे तो सब सिर के ऊपर से निकल गया। कितने कठिन शब्द हैं, मुझसे तो बोले भी नहीं जा रहे। पता नहीं चल रहा ये सब होता क्या है। अरे नालायक, तो बोलना चाहिए ना। ये तेरे कॉलेज की क्लास नहीं चल रही जो मुंह बंद करके बैठी हुई है। ये जादू टोने की क्लास है। अगर समझ में नहीं आता तो बोला कर, वरना कभी एक अच्छी सौदाइन नहीं बन पाएगी। हाँ माँ, अब ध्यान रखूंगी। देख, मैं बताती हूँ। जिससे रोग, कुकृत्य और ग्रह आदि की शांति की जाती है उसको शांति कर्म कहा जाता है। जिस कर्म से किसी इंसान को वश में किया जाता है उसको वशीकरण कर्म कहा जाता है। जिस कर्म से किसी इंसान का व्यापार या तरक्की रोक दी जाए उसको स्तंभन कर्म कहते हैं। जिस कर्म से किसी 2 लोगों के बीच का प्रेम खत्म कर दिया जाए उसे विद्वेषण कहते हैं। जिस कर्म से किसी प्राणी को समाज, देश आदि से अलग कर दिया जाए उसे उच्चाटन कर्म कहते हैं। और अब आखिरी है मारण कर्म। जिस कर्म से किसी की जान ली जाए उसे मारण कर्म कहते हैं। अब समझी? अमोदिता अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ माँ, अब कुछ कुछ समझ आ रहा है। अब हम बात करते हैं मंत्रों की। देख, मंत्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला वैदिक मंत्र, दूसरा तांत्रिक मंत्र, तीसरा शाबर मंत्र। इन्हें जाप करने के भी 3 तरीके होते हैं। कौन कौन से 3 तरीके होते हैं माँ? देख, जिस जप में ऊंचे स्वर में स्पष्ट शब्दों में मंत्र का उच्चारण किया जाता है उसे वाचिक जप कहा जाता है, और जिस जप में मंत्रों का जाप मन ही मन किया जाता है उसे मानस जप कहा जाता है। और तीसरा कौन सा जप है माँ? तीसरा है उपांशु जप। इसमें जप करने वाले के सिर्फ जीभ या होठ हिलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आवाज सुनाई नहीं देती है। बिल्कुल धीमी गति से जप करना पड़ता है। अब मैं तुझे बताती हूँ कि आज हम कौन सी साधना करने वाले हैं। अमोदिता रजनी को बीच में ही टोकते हुए कहती है, माँ 2 मिनट, तुमने यंत्र के प्रकार के बारे में तो बताया ही नहीं। नालायक लड़की, यंत्र के प्रकार के बारे में उसी दिन तो बताया था, भूल गई? यंत्र को 2 तरीकों से बनाया जाता है, पहला अंक द्वारा और दूसरा मंत्र द्वारा। किसी किसी यंत्र में इन दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। और हाँ, एक बात याद रखना, इसमें दिशा का बहुत महत्व होता है। क्या महत्व होता है माँ दिशा का? देख, प्रत्येक यंत्र की दिशाएं निर्धारित होती हैं। धन प्राप्ति से संबंधित यंत्र या कवच पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके रखे जाते हैं। सुख शांति से संबंधित यंत्र या कवच पूर्व दिशा की ओर मुंह करके रखे जाते हैं। वशीकरण, सम्मोहन या आकर्षण के यंत्र या कवच उत्तर दिशा की ओर मुंह करके रखे जाते हैं। शत्रु बाधा और क्रूर कर्म से संबंधित यंत्र या कवच दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके रखे जाते हैं। यंत्र बनाते या लिखते समय दिशाओं का ध्यान जरूर रखना चाहिए, समझी? हाँ, समझ गई माँ। रजनी अमोदिता पर भिन्नाते हुए कहती है, मैंने तो सोचा था तू थोड़ी अक्लमंद होगी, पर तू तो बड़ी नालायक निकली। पता नहीं कैसे नर्स बन गई। यंत्र के प्रकार ही भूल गई जो उस दिन बताया था। ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। साधना शुरू करने से पहले तेरा साधनाएं क्या होती हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आज रात हम कोई साधना नहीं करेंगे। अमोदिता अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है, क्या कहा माँ? पर माँ, परवर कुछ नहीं। आज जितना मैंने तुझे बताया है वो सारी बातें अपने दिमाग में बिठा ले। साधना अमावस्या की रात करेंगे, वो भी ऐसी वैसी साधना नहीं, कर्ण पिशाचिनी साधना। अमोदिता हैरानी के साथ कहती है, ये कर्ण पिशाचिनी साधना क्या होती है माँ? अभी मैं तुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, पहले मैंने तुझे जितना समझाया है उतना समझ, समझी? अमोदिता नाराजगी के साथ अपना सिर नीचे झुका लेती है। इस तरफ अभिमन्यु ने शराब की बोतल अकेले ही खाली कर ली थी और शराब पीने के बाद वो सिगरेट के कश खींचे जा रहा था। युग अभी तक ऑर्गेनिक खेती के स्टार्टअप का प्लान बना रहा था। अभिमन्यु सिगरेट का कश खींचते हुए कहता है, यार युग कितना सोचेगा यार, कितना लिखेगा। इतना तो मैं कभी एग्जाम में भी नहीं लिखता था जितना तूने आज इस नोटबुक में लिख लिया है। युग नोटबुक में लिखते हुए कहता है, बेटा ये कॉलेज का एग्जाम नहीं है, मेरी जिंदगी का एग्जाम है। इसलिए सोच सोच कर प्लान बनाना पड़ेगा। स्टार्टअप खोलने से पहले प्लान बनाना पड़ता है।
वरना एक गलती पूरा स्टार्टअप बर्बाद कर देती है। तुझे पता है आजकल ज्यादा स्टार्टअप चल क्यों नहीं पाते? क्योंकि लोग पहले प्लानिंग करते नहीं, बस अपने नाम के लिए स्टार्टअप खोल लेते हैं और हार कर ठंडे पड़ जाते हैं। हाँ, ये भी है। मैंने भी बहुत से लोगों को देखा है जो जोश जोश में स्टार्टअप खोल तो लेते हैं, पर जब प्रॉफिट नहीं होता तो बंद कर देते हैं। यार, इसमें भी ना पेशेंस की जरूरत होती है। एकदम से पैसा नहीं आता, 2-3 साल लग जाते हैं। कभी कभी तो कुछ सालों तक नुकसान भी उठाना पड़ता है। हाँ, सही कहा। वो कहते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है। स्टार्टअप में भी कुछ ऐसा ही है। युग नोटबुक में लिख ही रहा था कि वो लिखते लिखते कहता है, अरे शिट। अभिमन्यु सिगरेट की ऐश झाड़ते हुए कहता है, अरे क्या हुआ? यार, पेन खत्म हो गया। तो यार दूसरे पेन से लिख ले। यार, मेरे पास एक ही पेन था और मैं सोच रहा था कि यदि आज रात लेआउट बना लूं तो कल से काम शुरू करूं। वैसे ही इस यक्षिणी के चक्कर में काफी दिन बर्बाद हो गए हैं। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, यार इतनी रात में तो इस गांव में कोई दुकान भी खुली नहीं होगी जहां से मैं तुझे पेन ला कर दूं। एक काम करना, तू मोबाइल के नोटपैड पर ही लिख लेना। अरे नहीं यार, जो मजा पेन हाथ में पकड़ने में है वो मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियां घुसने में नहीं है। वैसे भी ये मोबाइल सिर्फ ध्यान भटकाता है और कुछ नहीं। यार फिर क्या करें? अरे हाँ, उस रात तुझे वो जो रूम नंबर 666 में पेन मिला था ना, उससे लिख ले। कौन सा पेन यार? अरे वही जो अपने आप तेरे हाथ में आ गया था। युग अपनी जगह पर से उठता है और कुछ ही देर में अपने कमरे से वो पेन लेकर वापस आता है। वो फाउंटेन पेन था जो स्टेनलेस स्टील से बना हुआ था, जिसकी नोक काफी नुकीली थी। युग उस पेन से नोटबुक में लिखते हुए कहता है, अरे ये तो नहीं चल रहा। इतना कहकर युग उस पेन को खोलता है और देखते हुए कहता है, यार इसमें इंक तो अभी भी भरी हुई है और वो भी सही है। इंक सूखी नहीं है, फिर क्यों नहीं चल रही है ये पेन? अभिमन्यु मुंह से सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए कहता है, पता नहीं, देख शायद इसकी निब तक इंक ना आ पा रही हो, कुछ कचरा फंसा हो। युग उस पेन की निब को गौर से देखने लगता है। पेन के निब पर सूखी इंक लगी हुई थी, जिस कारण नई इंक निब तक नहीं आ पा रही थी। युग निब पर लगे सूखे इंक को अपने नाखून से ही साफ करने लग जाता है। इंक को साफ करते वक्त निब से युग के नाखून में गहरी खरोंच लग जाती है। युग खरोंच को देखता है, पर उसमें से खून नहीं निकल रहा था, इसलिए वो वापस से पेन की निब को साफ करने लगता है। पेन की निब के साफ होते ही युग पेन को नोटबुक पर घिसने लग जाता है। वो उस पेन को नोटबुक पर घिस ही रहा था कि तभी उसकी उंगली पर लगी खरोंच से खून की 1-2 बूंदें निकलने लग जाती हैं, जो सीधे उस पेन की निब पर लग जाती हैं। युग को इसका एहसास नहीं होता, वो तो अभी भी पेन को नोटबुक पर घिसे जा रहा था। जब अभिमन्यु की नजर युग की उंगली पर पड़ती है और वो देखता है कि उसकी उंगली में खून की बूंद लगी हुई थी, तो नशे में धीरे से कहता है, अरे ये तेरी उंगली को क्या हुआ? इसमें खून कैसा? युग अभिमन्यु के सवाल का कुछ जवाब देता उससे पहले ही पेन चलने लग जाता है और युग खुश होते हुए कहता है, अरे वाह, पेन तो चलने लगा। यार पुराने पेनों की ना यही खासियत होती थी, सालों साल चलते थे। इंक की क्वालिटी भी लाजवाब होती थी। ये देख, रेड इंक कितनी शानदार लग रही है, इसमें कितनी शाइन कर रही है। अभिमन्यु थोड़ा नशे में था, इसलिए वो भूल जाता है कि उसने युग की उंगली पर खून लगा हुआ देखा था और युग की बात से सहमत होते हुए कहता है, हाँ यार कुछ भी बोलो, पुराने जमाने की चीजें सालों साल चलती थी। उस वक्त मिलावट और भ्रष्टाचार कम था ना। युग नोटबुक में वापस से उस पेन से लिखने लग जाता है। युग को पेन से लिखते हुए अभी आधा घंटा ही हुआ था कि तभी अचानक से टाइपराइटर के बटन दबने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ही स्पीड से टाइपराइटर में कुछ टाइप कर रहा हो। टाइपराइटर की आवाज सुनकर युग लिखते लिखते रुक जाता है और हैरानी के साथ अभिमन्यु से पूछता है, अभिमन्यु तुझे टाइपराइटर की आवाज सुनाई दे रही है? अभिमन्यु हंसते हुए कहता है, यार पी मैंने है, चढ़ तुझे रही है। तू पेन से लिख रहा है तो भला टाइपराइटर की आवाज कैसे आएगी? पियक्कड़ कहीं के, गौर से सुन, टाइपराइटर की आवाज सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई टाइपिंग कर रहा है। युग के कहने पर अभिमन्यु टाइपराइटर की आवाज सुनने की कोशिश करने लग जाता है। नशे में होने के बावजूद उसे भी टाइपराइटर की आवाज सुनाई देने लग जाती है। अभिमन्यु अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, यार तू तो सही कह रहा था, टाइपराइटर की आवाज तो सच में सुनाई दे रही है, पर यह आवाज आ कहां से रही है? युग टाइपराइटर की आवाज गौर से सुनते हुए कहता है, ये आवाज तो ऊपर वाले कमरे से आ रही है और ऊपर तो यक्षिणी का कमरा है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।
टाइपराइटर की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। युग और अभिमन्यु दोनों हक्के बक्के रह गए थे। दोनों पसीने से भीग चुके थे। टाइपराइटर की आवाज सुनकर तो अभिमन्यु का सारा नशा उतर गया था। युग अपनी जगह पर से उठते हुए कहता है, यार अभिमन्यु, मुझे लगता है हमें ऊपर चलकर देखकर आना चाहिए कि आखिर ऊपर हो क्या रहा है। हाँ यार, चलकर देखकर आते हैं, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। युग और अभिमन्यु सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले कमरे की ओर जाने लग जाते हैं। जैसे जैसे वो अपने कदम रूम नंबर 666 के पास बढ़ाते जा रहे थे, टाइपराइटर की आवाज और तेज सुनाई देती जा रही थी। कुछ ही देर में वो दोनों रूम नंबर 666 के पास आकर रुक जाते हैं। टाइपराइटर की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी और वो रूम नंबर 666 के अंदर से आ रही थी। अभिमन्यु दरवाजे को देखते हुए कहता है, यार इस कमरे के अंदर तो यक्षिणी कैद है, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो टाइपिंग क्यों कर रही है। अचानक से युग के मन में उसके पिता का ख्याल आता है और वो बौखलाहट के साथ कहता है, अंदर तो मेरे पापा की लाश भी थी जो किसी को नहीं मिली थी। कहीं मेरे पापा की आत्मा तो टाइपिंग नहीं कर रही है। हाँ, वो मेरे पापा की आत्मा ही है। आखिर मेरे पापा ही तो लेखक थे, जरूर वही टाइप कर रहे होंगे। ये तू क्या बोल रहा है युग, तू पागल मत बन। उस बार भी यही हुआ था, तुझे तेरे पापा के पुकारने की आवाज सुनाई दी थी और तूने दरवाजा खोल दिया था। और इस बार टाइपराइटर की आवाज सुनाई दे रही है। अंदर तेरे पापा की आत्मा नहीं है, बल्कि यक्षिणी है जो चाहती है कि तू बहकावे में आकर दरवाजा खोले और वो आजाद हो जाए। भूल मत, आज पूर्णिमा की रात है और पूर्णिमा की रात को यक्षिणी मर्दों को अपना शिकार बनाया करती थी। युग की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे अभिमन्यु की बातें काफी हद तक ठीक लग रही थी, पर उसके अंदर लालसा बढ़ती जा रही थी, ये देखने के लिए कि आखिर अंदर कौन है जो टाइपराइटर पर टाइप कर रहा था। युग अभिमन्यु को अपनी बातों में फंसाते हुए कहता है, अभिमन्यु, माना आज पूर्णिमा की रात है, पर यक्षिणी तो नदी के पास मर्दों को अपना शिकार बनाया करती थी ना। हम तो ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर है। अभिमन्यु दरवाजे की तरफ उंगली करते हुए कहता है, यार तो तू ये क्यों भूल रहा है कि यक्षिणी इसी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर कैद है, इस कमरे में। और ये किसने कहा कि वो बस नदी के पास शिकार किया करती थी? वो कहीं भी शिकार कर सकती है। भूल मत, ये ग्रेवयार्ड कोठी उसका दूसरा ठिकाना था। अगर इस दरवाजे को हमने वापस से खोल दिया तो यक्षिणी इस बार तो पक्का आजाद हो जाएगी। पिछली बार तो हमारी किस्मत अच्छी थी, इसलिए बच गए थे, पर इस बार नहीं बचने वाले। युग अभिमन्यु को समझाते हुए कहता है, यार अभिमन्यु, तू ना मेरी बात समझने की कोशिश कर। देख, हो सकता है कि यक्षिणी इस बार भी आजाद ना हो। तेरे डिवाइसों की मदद से हमने ये तो पता लगा लिया कि यक्षिणी यहीं पर कैद है, पर क्या तू नहीं चाहता कि तू यक्षिणी को देखे और उसे पकड़े? सोच, आज तक लोगों ने सिर्फ भूतों को पकड़ा होगा, उन्हें अपने वश में किया होगा, पर तू पहला ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट होगा जो एक यक्षिणी को पकड़ेगा। तेरा कितना नाम होगा, तुझे लोग जानने लगेंगे। ये तेरे लिए, ये तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। सिर्फ तेरे लिए क्या, दुनिया की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। युग अभिमन्यु को अपनी बातों के जाल में फंसाने लग जाता है और अभिमन्यु भी धीरे धीरे उसकी बातों में आने लग जाता है और कुछ ही देर में दरवाजा खोलने के लिए राजी हो जाता है। युग एक गहरी सांस लेता है और दरवाजे की चिटकनी पकड़कर उसे खोलने लग जाता है। जैसे जैसे युग चिटकनी खोलते जा रहा था, अभिमन्यु के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। जैसे युग चिटकनी खोलता है, कट से आवाज सुनाई देती है। युग अपने दोनों हाथों से दरवाजे को धक्का देकर दरवाजा खोल देता है। जैसे ही युग दरवाजा खोलता है, टाइपराइटर के बटन की आवाज धीमी हो जाती है। जब वो दोनों कमरे के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि वहां पर बहुत अंधेरा था, इतना अंधेरा कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस टाइपराइटर की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बस एक दो बटन दबा रहा हो। अपना बचपन कोठी में ही बिताने के कारण युग को पता था कि लाइट का स्विच कहाँ है। वो लाइट के स्विच के पास जाता है और उसके बटन को दबा देता है। वो बटन तो दबाता है पर लाइट ऑन नहीं होती है। वो खुद से कहता है, अरे ये क्या, लाइट चालू क्यों नहीं हुई? कोठी में तो लाइट है, फिर इस कमरे में लाइट क्यों नहीं चल रही? शायद कनेक्शन ढीला हो गया होगा या तार खराब हो गए होंगे। युग खुद ही अपने सवालों का जवाब दे देता है। युग और अभिमन्यु दोनों ही अपने मोबाइल के टॉर्च ऑन कर लेते हैं। मोबाइल के टॉर्च भी बार बार बंद चालू हो रहे थे और ये सब कमरे में मौजूद अदृश्य शक्ति के कारण हो रहा था। युग हैरानी के साथ कहता है, यार ये लाइट के कनेक्शन का तो समझ में आता है, पर ये मोबाइल के टॉर्च को क्या हो गया? ये क्यों बार बार बंद चालू हो रहा है?
अभिमन्यु युग के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ और ही सवाल चल रहे थे। वो यही सोच रहा था कि पिछली बार जब वो दोनों इस कमरे में अंदर आए थे तो उन्हें मरे हुए इंसान के शव की बदबू आ रही थी, पर अब क्यों नहीं आ रही। मोबाइल के टॉर्च की बंद चालू रोशनी में वो दोनों बस यही देख पाए थे कि कमरे के अंदर जगह जगह पर मकड़ी के जाले जमे हुए थे। सेल्फ में रखी ढेरों किताबों के ऊपर उन मकड़ियों ने अपना घर बना लिया था। दीवारों पर एक दो बड़ी बड़ी तस्वीरें टंगी हुई थी, पर अंधेरा होने की वजह से वो फोटो क्लियर नहीं दिख रही थी। कमरे के अंदर ही टेबल रखा हुआ था जिसके ऊपर कुछ और किताबें, पेन, पेंसिल, हाइलाइटर और सफेद टाइपराइटर रखा हुआ था जिसके बटन अपने आप ही दब रहे थे। युग और अभिमन्यु टाइपराइटर के बटनों को अपने आप दबता हुआ देखकर शॉक्ड हो गए थे। अभिमन्यु के तो रोंगटे खड़े हो गए थे। वो जहां पर था वहीं पर रुक गया, उसके पांव चिपक गए थे। युग बड़ी हिम्मत करके अपने कदम उस टाइपराइटर की ओर बढ़ाने लग जाता है। जब वो उस टाइपराइटर के पास पहुंचता है और जैसे ही उसे छूता है उसके बटन दबना अपने आप ही बंद हो जाते हैं। नजदीक जाकर वो देखता है कि सफेद टाइपराइटर के ऊपर बहुत सारी धूल जमी हुई थी, साथ में उसके ऊपर खून के दाग भी थे। टाइपराइटर के अंदर ही एक पीला मटमैला पेज लगा हुआ था। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, यार ये टाइपराइटर तो तेरा हाथ लगाते ही रुक गया, जैसे तेरा स्पर्श पहचानता हो। ऐसा कैसे हो गया? पता नहीं यार, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इसके बटन अपने आप कैसे दब रहे थे। वो दोनों टाइपराइटर के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी उन दोनों को एहसास होता है जैसे उनके पीछे से कुछ गुजरा हो। वो दोनों डरते हुए पीछे मुड़ने लग जाते हैं, पर उनके पीछे कोई नहीं था। अभिमन्यु को नेगेटिव वाइब्स महसूस होने लग जाती हैं और वो डरते हुए कहता है, यार अब हम दोनों को इस कमरे से निकलना चाहिए। युग धीरे से कहता है, हाँ चल, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जैसे ही युग ये बात कहता है उसे एक औरत की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, अभी कहाँ जा रहा है, रुकना। युग घबराते हुए कहता है, यार तूने आवाज सुनी? कैसी आवाज? एक औरत की आवाज यार। नहीं, मैंने तो नहीं सुनी। युग को लगता है उसका कोई वहम होगा और वो अपने कदम दरवाजे की ओर बढ़ाने लग जाता है। जैसे जैसे वो अपने कदम दरवाजे की ओर बढ़ाते जा रहा था उसके कान में एक औरत की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दे रही थी, रुक जा, मुझे लेके जा, रुक जा, मुझे लेके जा, रुक जा। पर युग इन आवाजों को इग्नोर मार रहा था। वो दोनों कमरे के बाहर निकल जाते हैं और दरवाजा लगाने लग जाते हैं। युग दरवाजा लगा ही रहा था कि तभी टाइपराइटर की आवाज फिर सुनाई देने लग जाती है। युग हैरानी के साथ कहता है, अरे ये टाइपराइटर तो फिर से बजने लग गया। इतना कहकर युग वापस से दरवाजा खोल देता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है वापस से आवाज आनी बंद हो जाती है। वो फिर दरवाजा लगाने लग जाता है, पर फिर टाइपराइटर की आवाज सुनाई देने लग जाती है। युग बार बार दरवाजा खोलता और बंद कर रहा था और टाइपराइटर की आवाज भी कभी आ रही थी तो कभी नहीं आ रही थी। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, ये सब चल क्या रहा है यार? जब जब तू दरवाजा लगाता है आवाज आनी शुरू हो जाती है और जैसे ही खोलता है आवाज आनी बंद हो जाती है। युग कुछ सोचते हुए कहता है, यार मुझे तो लग रहा है इस टाइपराइटर में ही कुछ गड़बड़ है, जरूर इसके अंदर कुछ न कुछ तो है। इतना कहकर युग वापस से कमरे के अंदर घुस जाता है। अभिमन्यु उसे रोकने की कोशिश करता है, पर उससे पहले ही युग कमरे के अंदर घुस चुका था। कुछ देर बाद युग कमरे से बाहर आता है तो अभिमन्यु देखता है कि युग ने अपने हाथ में सफेद टाइपराइटर पकड़ा हुआ था। अभिमन्यु अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, अरे ये क्या किया तूने? ये टाइपराइटर क्यों उठा लाया तू अपने साथ? मैंने तुझे बताया था ना, जिस कमरे में कोई आत्मा या परलौकिक शक्तियां हो वहां की चीजों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, उन्हें हाथ नहीं लगाना चाहिए। युग टाइपराइटर पर हाथ फेरते हुए कहता है, यार जब पेन बाहर आया था तब कुछ हुआ था क्या? नहीं हुआ था ना, तो अब टाइपराइटर बाहर लाने से क्या हो जाएगा? और तू देख नहीं रहा था कैसे अपने आप बज रहा था? ये अंदर अंधेरा था ना, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब बाहर उजाले में रखेंगे तो पता चल जाएगा कि कैसे बटनें अपने आप दब रही थी। अभिमन्यु को युग की बात काफी हद तक ठीक लगती है, इसलिए वो कुछ बोलता नहीं है। अभिमन्यु रूम नंबर 666 का दरवाजा लगाता है और वो दोनों उसके बगल वाले रूम के अंदर आ जाते हैं। अभिमन्यु और युग दोनों ही बिस्तर पर बैठे हुए थे और उन्होंने टाइपराइटर को उसी कमरे के एक टेबल पर रखा हुआ था। दोनों ही अपनी नजरें उस टाइपराइटर पर गड़ाए हुए थे कि कब उसकी बटनें दबे, पर टाइपराइटर की बटनों में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। टाइपराइटर को देखते ही देखते कब उनकी आंख लग जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता है। युग और अभिमन्यु दोनों ही सो चुके थे। जैसे ही घड़ी में 3 बजते हैं टाइपराइटर की बटनें अपने आप दबने लग जाती हैं।
जैसे जैसे उसकी बटनें दबती जा रही थी, उस टाइपराइटर की धूल अपने आप साफ होती जा रही थी। उस टाइपराइटर के अंदर जो पीला मटमैला कागज लगा हुआ था, उसमें रेड इंक से हिंदी में कुछ टाइप होने लग जाता है। टाइपराइटर की कीज रिटर्न बार बार लेफ्ट राइट शिफ्ट हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस टाइपराइटर पर टाइप कर रहा हो। रात भर टाइपराइटर अपने आप चलता रहता है और अभिमन्यु और युग गहरी नींद में सोते रहते हैं। सुबह के 8 बज रहे थे और मुर्गे ने बांग दे दी थी। अभिमन्यु सो ही रहा था कि तभी उसका प्रेशर बनने लग जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। वो झट से बिस्तर पर से उठता है और सीधा वॉशरूम के अंदर घुस जाता है। युग सो ही रहा था कि तभी उसे सिगरेट के धुएं की स्मेल आने लग जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि सिगरेट का धुआं वॉशरूम के अंदर से आ रहा था। वो समझ जाता है कि जरूर वॉशरूम के अंदर अभिमन्यु ही होगा जो सुबह सुबह धुआं उड़ा रहा होगा। युग अभी अपनी आंखें मल ही रहा था कि तभी फ्लश की आवाज सुनाई देती है और अभिमन्यु वॉशरूम से बाहर निकल जाता है। अभिमन्यु युग को देखते हुए कहता है, अरे युग, तू कब उठ गया? युग मुंह बनाते हुए कहता है, जब तू वॉशरूम के अंदर धुआं निकाल रहा था तब। यार कम पिया कर, वरना किसी दिन निपट जाएगा तो मैं अपने एक अच्छे दोस्त को खो दूंगा। यार तूने फिर सुबह सुबह ज्ञान देना शुरू कर दिया। वैसे ये सिगरेट निपटने के लिए नहीं, सुबह सुबह प्रेशर बनाने के लिए पी थी। तू नहीं समझेगा, तू नहीं पीता ना। अभिमन्यु ने इतना ही कहा था कि तभी उसकी नजर टाइपराइटर पर पड़ती है और वो देखता है कि टाइपराइटर चमक रहा था जैसे नया हो, पर उस सफेद टाइपराइटर पर अभी भी खून के दाग जैसे थे वैसे ही लगे हुए थे। अभिमन्यु टाइपराइटर के पास जाते हुए कहता है, अरे ये क्या, तूने ये टाइपराइटर को साफ कर दिया? वाह यार, बढ़िया चमका दिया। युग अभिमन्यु को बताता है कि वो टाइपराइटर उसने नहीं चमकाया है। उससे पहले ही अभिमन्यु अपना अगला सवाल उस पर दाग देता है, अरे ये क्या, तूने तो इसमें कुछ टाइप भी किया है। मुझे नहीं पता था कि तुझे लिखने का शौक है। होगा भी क्यों नहीं, आखिर तू भी तो एक राइटर का ही बेटा है। तेरे पापा के गुण तेरे अंदर नहीं होंगे तो किसके अंदर होंगे? युग अभिमन्यु को टोकते हुए कहता है, अभिमन्यु, ये मैंने टाइप नहीं किया है और ना ही मैंने ये टाइपराइटर साफ किया है। अभिमन्यु अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, तो फिर इस पेज में इतना सारा किसने टाइप किया? पता नहीं, मैं तो तेरे साथ ही सो गया था ना। अभिमन्यु अपना सिर खुजाते हुए कहता है, हाँ यार। युग और अभिमन्यु के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो पेज किसने टाइप किए थे। अभिमन्यु टाइपराइटर के पास जाता है और उसका रोलर नोट पकड़कर उसके अंदर का पेपर निकालने लग जाता है। युग हैरानी के साथ कहता है, ये क्या कर रहा है? अभिमन्यु रोलर घुमाते हुए कहता है, यार इसके अंदर लगा कागज निकाल रहा हूँ, जरा देखूं तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इतना कहकर अभिमन्यु टाइपराइटर के अंदर लगा पीला मटमैला कागज निकाल लेता है। वो देखता है कि 3 पेज निकालने के बावजूद टाइपराइटर में एक और ब्लैंक पेज लगा हुआ था, जो हैरान करने वाली बात थी। पर अभी उसका ध्यान उस पेपर पर नहीं था, बल्कि उन 3 पेपर पर था जो उसके हाथ में थे। वो जानना चाहता था कि आखिर उसके अंदर क्या लिखा हुआ था। अभिमन्यु देखता है कि पेपर पर रेड इंक से हिंदी में कुछ टाइप किया गया था। युग कहता है, अब कागज को बस ताड़ते ही रहेगा या पढ़ेगा भी? हाँ यार, पढ़ रहा हूँ। अभिमन्यु पेपर पढ़ते हुए कहता है, रात के 3 बज रहे थे और किश्नोई नदी के पास। सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। यक्षिणी तेरा ख्वाब है। अभिमन्यु आगे पढ़ते हुए कहता है, रात के 3 बज रहे थे और किश्नोई नदी धीमी लहरों के साथ बहती जा रही थी। आसमान में पूरा चांद निकला हुआ था, जिसकी रोशनी सीधे नदी पर पड़ रही थी। एक 30 साल का हट्टा कट्टा आदमी, जिसकी हाइट करीब 6 फुट 3 इंच, रंग काला था, रौंका मुचा घाट पर था। उसकी लड़खड़ाती चाल और हाथ में देशी शराब की बोतल इस बात की साफ गवाही दे रही थी कि उसने लिमिट से ज्यादा पीकर रखी हुई थी। वो गालियां बकते हुए घाट पर आगे बढ़ते जा रहा था। वो आदमी आगे बढ़ते हुए कहता है, मना करती है, मुझे मना करती है। वो जानती नहीं है मुझे, मैं कौन हूँ। उसे उसकी औकात दिखा कर रहूंगा। मुझे मना करती है, देखता हूँ कैसे नहीं देती है। यही बड़बड़ाते हुए वो आदमी आगे बढ़ रहा था। वो आदमी आगे बढ़ ही रहा था
कि तभी उसकी नजर नदी पर पड़ती है और वो देखता है कि नदी में कमर तक पानी था। वो हैरान था ये सोचकर कि अचानक नदी में इतना पानी कहाँ से आ गया था। जब दोपहर में उसने नदी पार की थी तब तो बस घुटनों तक पानी था। उस आदमी को लगता है कि ये उसकी आंखों का धोखा है, इसलिए वो अपनी आंखें मलकर देखता है, पर पानी उतना का उतना ही रहता है। वो आदमी लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है, नदी में कमर तक पानी हुआ तो क्या हुआ? अगर मेरे सिर तक भी पानी होता तो भी मैं नदी पार करता। आज की रात मैं उसके साथ बिता कर ही रहूंगा। मुझे उसके साथ सोने से कोई नहीं रोक सकता। वो सिर्फ मेरी है। आज की रात मैं उसे अपना बना कर ही रहूंगा। इतना कहकर उस आदमी ने अपना अगला कदम नदी में रखने के लिए बढ़ाया ही था कि तभी वो देखता है कि अचानक से नदी के पानी में हलचल होने लग जाती है। पानी में बुलबुले उठने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे नदी के पानी के अंदर कुछ हो। वो आदमी वापस से अपना पैर पीछे खींच लेता है। पहले तो वो आदमी घबरा जाता है, पर थोड़ी ही देर बाद वो देखता है कि पानी के अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की निकलती है। वो लड़की नग्न अवस्था में नदी के अंदर खड़ी हुई थी। उसका सुडौल बदन था। उसके लंबे लंबे काले बालों ने उसके उभरे हुए वक्षों को ढक कर रखा हुआ था। उस लड़की के बदन पर छोटी छोटी पानी की बूंदें थी, जो उसके बदन की खूबसूरती को चार चांद लगा रही थी। वो पानी की छोटी छोटी बूंदें मोतियों की तरह लग रही थी। नदी में कमर तक पानी होने की वजह से वो आदमी बस उसकी कमर तक का ही हिस्सा नग्न अवस्था में देख पा रहा था। उसे तो अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने नग्न अवस्था में एक लड़की खड़ी हुई थी। अरे ये क्या? ये बाटली तो आज मुझ पर कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। मुझे नदी के अंदर एक लड़की दिख रही है। अरे ये लड़की नहीं, ये तो कोई अप्सरा लगती है। अप्सरा से भी खूबसूरत, किसी दूसरे लोक से आई हुई परी सी। इतना कहकर वो आदमी उस लड़की के बदन को निहारने लग जाता है। उसने आज तक अपनी जिंदगी में इतने भरे बदन वाली लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। उस लड़की के रोम रोम में एक जादू था जो उस आदमी को उस लड़की की ओर आकर्षित कर रहा था। वो एक टक नजर से उस लड़की को देखे जा रहा था। वो लड़की बड़े प्यार से कहती है, बस घूरते ही रहोगे या पानी के अंदर भी आओगे? जैसे ही वो आदमी उस लड़की की आवाज सुनता है, उस आदमी के तन बदन में आग लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की की आवाज में एक जादू था जो उसे उसकी बात मानने के लिए मजबूर कर रहा था। वो आदमी बिना कुछ सोचे समझे नदी के अंदर अपना कदम बढ़ा देता है और फुर्ती के साथ लड़की के पास जाने लग जाता है। कुछ ही देर में वो उस लड़की के पास पहुंच जाता है और अब उसका भी बदन कमर तक पानी के अंदर डूब गया था। वो आदमी उसके उभरे हुए वक्षों को देखने की कोशिश करने लग जाता है, पर बालों से ढके होने के कारण वो उसके वक्ष नहीं देख पा रहा था। वो लड़की ये बात नोटिस कर लेती है और उस आदमी की शर्ट को छूते हुए कहती है, ऐसे क्या देख रहे हो? ये जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही है। वो आदमी धीरे से अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? ये सब मेरा है? हाँ, ये सब तुम्हारा है। मैं अब तुम्हारी हूँ और तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। वो आदमी फिर उसके वक्षों को देखने की नाकाम कोशिश करते हुए पूछता है, तुम इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार। वो आदमी हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? मेरा इंतजार? मैंने कहा मैं यहाँ पर नहा रही थी। क्या तुम मेरे साथ नहाना चाहोगे? उस आदमी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक लड़की उसके साथ नहाना चाहती थी। वो लड़की उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है, अरे सोच क्या रहे हो? जल्दी बोलो, मेरे साथ नहाना चाहोगे? जरा अपने हाथ देखो, कितना काला है, कितना मैल जमा हो गया है। पता नहीं कब से तुमने नहीं नहाया है। मेरे साथ नहाओगे तो एक ही बार में ये सारा मैल उतर जाएगा। इतना कहकर वो लड़की उस आदमी का हाथ मलने लग जाती है। उस लड़की के स्पर्श से उस आदमी के बदन में ऐसी सिरहन उत्पन्न हुई थी कि वो अपने होशो हवास खो देता है। उसके हाथ की देशी शराब की बोतल छूट जाती है और पानी के अंदर गिर जाती है। सारी शराब नदी के पानी में मिल जाती है। वो आदमी उस लड़की की निगाहों में देखते हुए पूछता है, क्या तुम यहाँ रोज रात में नहाने आती हो? रोज नहीं, कभी कभी। पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रोज नहाना चाहता हूँ, अपने अंदर की गर्मी मिटाना चाहता हूँ। वो लड़की उस आदमी के शर्ट के बटन खोलते हुए कहती है, उसकी फिक्र तुम मत करो, आज रात में तुम्हारे बदन की सारी गर्मी मिटा दूंगी। फिर तुम्हें यहाँ पर आने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर क्या, तुम्हें किसी और लड़की के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहकर वो लड़की उस आदमी की शर्ट उतार देती है और उसे अपने सीने से सटा लेती है। अगले ही पल वो दोनों एक दूसरे के बदन में समाहित हो जाते हैं।
उस लड़की ने कब उस आदमी के बदन के सारे कपड़े उतार दिए थे उस आदमी को पता ही नहीं चलता। वो आदमी तो उस लड़की के बदन में से आ रही कमल के फूलों की खुशबू में मदहोश हो गया था। उसका उसकी इंद्रियों पर से काबू हट चुका था। वो दोनों ही नदी के अंदर संभोग कर रहे थे। नदी का पानी ठंडा होने के बावजूद उन दोनों के बदन आग की भट्टी की तरह तप रहे थे। वो आदमी उस लड़की से कुछ इस तरह लिपटा हुआ था जैसे कोई काला नाग चंदन की लकड़ी से लिपटता है। देसी शराब की बोतल भी उन दोनों के बदन की तरह पानी के ऊपर तैर रही थी। जैसे जैसे वो आदमी अपने चरमोत्कर्ष अवस्था में पहुंचता जा रहा था, नदी के पानी का स्तर कम होते जा रहा था। पर उस आदमी का ध्यान इस वक्त नदी के पानी के स्तर पर नहीं बल्कि संभोग करने में लगा हुआ था। वो आदमी एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया था। काफी वक्त से संभोग करने के बाद अब धीरे धीरे उस आदमी का शरीर ठंडा पड़ने लग गया था। उसे उसके शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी थी। वो पूरी तरह थक चुका था, पर उस लड़की के बदन में अभी भी उतनी ही फुर्ती थी जितना संभोग करने से पहले थी। उसके चेहरे पर अभी भी वही रौनक थी जो पहले थी। उसके शरीर की आग अभी कम नहीं हुई थी बल्कि उसकी आग तो और बढ़ते जा रही थी। वो चाहती थी वो आदमी अपने बदन में थोड़ी और फुर्ती लाए, पर उस आदमी का बदन ढीला पड़ गया था। वो इतना थक गया था कि अब हिल तक नहीं पा रहा था। वो लड़की उस आदमी के होठों को छूते हुए कहती है, क्या हुआ, थक गए इतनी जल्दी? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। तुम तो बड़े कमजोर निकले, बस दिखने में ही ताकतवर हो पर हो बड़े ढीले। जैसे ही वो लड़की ये बात कहती है उस आदमी के दिल पर गहरी ठेस पहुंचती है। उसे अपने ऊपर गुस्सा आने लग जाता है। वो सोचने लग जाता है कि एक लड़की की मुझसे ज्यादा काम इच्छा कैसे हो सकती है। वो फिर अपने बदन में फुर्ती लाने की कोशिश करने लग जाता है, पर उसका बदन उसका साथ नहीं देता है। उसका बदन पूरी तरह सुस्त पड़ चुका था। वो आदमी उस लड़की के सामने कमजोर न दिखे इसलिए जानबूझकर वो उस लड़की का माथा चूमने लग जाता है। जब वो उसके माथे को चूमता है तो उसके अंदर उस लड़की का पूरा बदन नग्न अवस्था में देखने की काम इच्छा बढ़ जाती है। इसलिए वो उसका माथा चूमते हुए उसके बदन के नीचे आने लग जाता है। माथा चूमते चूमते वो उसकी नाभि तक पहुंच जाता है। उस लड़की के पेट के नीचे का हिस्सा पानी में डूबा हुआ था, इसलिए वो आदमी भी पानी के अंदर जाने लग जाता है। जब वो आदमी उस लड़की के पेट के नीचे का हिस्सा चूमने के लिए पानी के अंदर घुसता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। डर के मारे उसके हाथ पैर पानी के अंदर ही कांपने लग गए थे। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। जब वो आदमी पानी के अंदर घुसा था तो उसकी नजरें सीधे उस लड़की के पैरों पर पड़ी थी। उसने देखा कि उस लड़की के पैर पर कई सारी झुर्रियां थी, और जब उसकी नजर उस लड़की की जांघ पर पड़ी तो उसने देखा वहां पर तो पैरों के मुकाबले भी कहीं ज्यादा झुर्रियां थी। उतनी ही झुर्रियां जितनी 100 साल से ज्यादा बूढ़ी औरत के शरीर पर होती हैं। उस आदमी को अपने आप पर घिन महसूस होने लग जाती है कि वो जब से एक बूढ़ी औरत के साथ संभोग कर रहा था। उस आदमी की उस लड़की का बदन देखने की इच्छा मर जाती है और वो फुर्ती के साथ पानी से बाहर निकलता है और वो देखता है कि वो लड़की अभी भी जवान थी। वो आदमी शॉक्ड हो जाता है। उसकी समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा था। वो फिर पानी के अंदर घुसता है और देखता है कि उस लड़की के पानी के अंदर का बदन अभी भी बूढ़ा ही था। वो फिर पानी के बाहर निकल जाता है। उस लड़की के शरीर का पानी के ऊपर वाला हिस्सा तो जवान था, पर पानी के अंदर वाला हिस्सा बूढ़ा हो चुका था। वो आदमी हकलाते हुए कहता है, तुम कोई मामूली लड़की नहीं हो, बताओ कौन हो तुम? वो लड़की उस आदमी की आंखों में देखते हुए फुसफुसाते हुए कहती है, मैं यक्षिणी, तेरी मौत। इतना कहकर वो लड़की जोर जोर से हंसने लग जाती है। उसकी हंसी आसमान में गूंजने लग जाती है। वो आदमी डर के मारे कांपने लग गया था। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऐसी परिस्थिति में उसके दिमाग में बस यही बात आई कि उसे वहां से भागना चाहिए, और वो जितनी जल्दी नदी से बाहर निकल सकता था निकलने लग जाता है। वो बंगला मुड़ा घाट की ओर जाने लग जाता है। वो लड़की उसे रोकने की कोशिश नहीं करती है। वो पानी के अंदर ही खड़ी हुई थी। वो हंसते हुए कहती है, अरे कहाँ जा रहे हो? रुको, अभी मेरी गर्मी मिटी नहीं है। तुम मुझे अकेले छोड़कर कहाँ जा रहे हो? अभी तो हमें और नहाना है साथ में। इतना कहकर वो लड़की गाना गाने लग जाती है, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। कुछ ही देर में वो आदमी नदी के किनारे पर पहुंच जाता है। वो आदमी नग्न अवस्था में
बंगला मुंडा घाट के रेत पर भाग रहा था। वो बस भागते जा रहा था। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है। वो भाग तो रहा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे रास्ता बड़ा हो गया था। वो एक जगह से आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था, एक ही जगह पर भागे जा रहा था। अब वो लड़की धीरे धीरे नदी के पानी से बाहर निकलने लग जाती है। जैसे जैसे वो बाहर निकलती जाती है, कहीं से ढेर सारे जुगनू आ जाते हैं और उसके बदन के हर एक हिस्से को ढक लेते हैं। उन जुगनुओं ने कुछ इस कदर उस लड़की के बदन को ढक लिया था कि एक अंग भी नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जुगनुओं की पोशाक पहन कर रखी हुई हो। वो लड़की धीरे धीरे अपने कदम उस आदमी के पास बढ़ाने लग जाती है। वो आदमी एक ही जगह पर भागते भागते थक जाता है और थक कर जमीन पर गिर जाता है। उसके गीले बदन पर रेत चिपक जाती है। जब वो लड़की उस आदमी के पास पहुंचती है तो वो आदमी जान की भीख मांगते हुए कहता है, देखो, छोड़ दो मुझे, जाने दो। वो लड़की हंसते हुए कहती है, अभी मैंने कुछ पकड़ा ही कहाँ है जो छोड़ दूं? वो लड़की उस आदमी के पास ही रेत पर बैठ जाती है। जुगनू अभी भी उसके बदन पर थे। उन जुगनुओं के कारण वहाँ पर इतनी रोशनी हो गई थी कि कोई कह ही नहीं सकता था कि रात हो रही होगी। देखते ही देखते उस लड़की के नाखून लंबे हो जाते हैं, जो किसी जानवर के नाखून की तरह लग रहे थे। उसके दांत भी डायन की तरह बाहर निकल गए थे। वो लड़की उस आदमी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, इन्हीं हाथों में बहुत मैल जमा था, जरा दिखाना। राम रू न राम रू, राम रू न राम रू। राम रू न राम रू कहते हुए ही वो लड़की अपने हाथ की 3 उंगलियों से उसका हाथ खरोच देती है। वो आदमी दर्द के मारे कराहने लग जाता है और वो लड़की हंसने लग जाती है, जैसे उसे चीखने की आवाजों से बहुत प्यार था। उस आदमी के हाथों की कलाई से खून निकलने लग जाता है। वो लड़की अपना मुंह उसके हाथ के पास ले जाती है और अपनी लंबी जीभ से उसका खून चाटने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की अपने मुंह से उस आदमी की कलाइयों के जरिए उसका खून पी रही हो। देखते ही देखते उस आदमी का शरीर पूरी तरह सफेद पड़ जाता है। उसके शरीर में अब एक भी खून की बूंद नहीं थी, पर उसके शरीर में अभी भी जान बाकी थी और वो दर्द के मारे करा रहा था। वो लड़की उस आदमी के नग्न शरीर के ऊपर आजू बाजू पैर करके बैठ जाती है। उस हट्टे कट्टे आदमी को तो उस दुबली पतली लड़की का वजन तक अब सहा नहीं जा रहा था। वो अब चीख तक नहीं पा रहा था। वो लड़की उस आदमी के सीने पर अपने नुकीले नाखूनों से कुछ लिखते हुए कहती है, राम रू न राम रू, राम रू न राम रू, राम रू न राम रू। यही बड़बड़ाते हुए वो लड़की अपना हाथ उसके सीने के अंदर घुसाती है और एक ही झटके के साथ उसका दिल उसके सीने से बाहर निकाल लेती है। वो आदमी एक लंबी आह के साथ अपना दम तोड़ देता है। वो लड़की उस आदमी के नग्न बदन पर से उठ जाती है। उसके हाथ में उस आदमी का दिल था, जो कि पूरी तरह से कुड़ चुका था। वो पागलों की तरह हंसते हुए वहाँ से नदी की ओर जाने लगती है। उसकी हंसी इस बात का सबूत थी कि आज रात जिस मकसद से वो नदी पर नहाने आई थी, उसने उस मकसद को अंजाम तक पहुँचा दिया था। पेज पढ़ते पढ़ते अभिमन्यु का गला सूख गया था। युग और अभिमन्यु की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी। अभिमन्यु के हाथ तो अभी भी कप आ रहे थे। अभिमन्यु बड़ी ही हिम्मत करके बोलता है, यार ये कहानी तो काफी दमदार थी। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, पर तूने कहा था कि ये कहानी तूने टाइप नहीं की। फिर किसने की? रात को मैंने देखा था तो ये पेज खाली थे, इनमें कुछ टाइप नहीं था। यक्षिणी एक गायक का अगला एपिसोड with realistic visuals exclusively on MC Doge YouTube channel. सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।